हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2021 के करंट अफेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन एक खास बात है दोनों सब्सक्रिप्शन में कि आपको बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर मिलेगा, जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे, हम आपको 3 सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का और क्विज सेक्शन। क्विज जो होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट इसी तरह से वीकली सेक्शन होगा, जिसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज होगा, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा, मंथली में 4 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को क्या कर सको, रिवाइज कर सको। इसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हमको 3 सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, और जो क्विज होगा वो सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर, मतलब जितना भी जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और साथ ही साथ इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो यहाँ से एग्जामिनर बना सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगी, कोई अलग अलग प्राइस आपने पे नहीं करना। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन एक खास बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन बाय करना है, तो वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2021 का 1 महीना पेंडिंग है। तो अभी अगर आप 2022 का लोगे तो उसमें 2021 के साथ साथ 2022 का भी मिलेगा। लेकिन अगर 2022 में जाके 2022 का लोगे तो वो आपके लिए कॉस्टली रहेगा। तो इसलिए अभी परचेज करें, और दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड का यूज करेंगे। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क करें, ताकि कोई भी आपका डाउट है वो हम क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 9 नवंबर 2021 का। उससे पहले सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, हु बिकेम इंडिया 71st ग्रैंड मास्टर। तो 71st ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन बन गया है। तो आपको पता है ग्रैंड मास्टर एक ऐसा टाइटल है जिससे ये पता लगता है कि वो प्लेयर जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो है वो कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आपको 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स में अव्वल आना होगा, मतलब वो टूर्नामेंट जीतने होंगे ग्रैंड मास्टर 3, और अपनी रेटिंग जो है वो 2500 पॉइंट्स के अंदर अंदर या ऊपर ऊपर रखनी होगी। मतलब आपको 2500 पॉइंट्स जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इस बंदे ने ये टारगेट जो है वो 24 दिन के अंदर अचीव कर लिया। उसने 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स भी जीत लिए और 2500 पॉइंट्स भी जो है वो क्रॉस कर लिए हैं। और उस बंदे का नाम है संकल्प गुप्ता। मैं मतलब इसको बच्चा ही कहूँगा, क्योंकि अभी 18 साल के हैं, सिर्फ 18 साल के हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, नागपुर से, महाराष्ट्र से। याद रखोगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो आंसर क्या होगा, संकल्प गुप्ता। तो आप यहाँ पे संकल्प गुप्ता का चेहरा देख सकते हो, बिकम इंडिया 71st ग्रैंड मास्टर। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है ऋत्विक राजा, जो कि इंडिया के 70th ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। हर्षित राजा जो 69th ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। अर्जुन कल्याण 68th ग्रैंड मास्टर जो है वो रह चुके हैं। तो आपने अगर सारा नहीं भी याद हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, ऋत्विक राजा और संकल्प गुप्ता को याद रखें, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये याद रखना है, ये ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है इन्होंने जो थर्ड वाला जीता है वो सर्बिया के अंदर जीता है। कहाँ पे, सर्बिया के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे इन्होंने जीता है। और ये रशियन प्लेयर से जो है वो आप कह सकते हो हार गए थे, लेकिन अदरवाइज ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स को पूरा किया इन्होंने। हु वन पेरिस मास्टर सिंगल टाइटल 2021, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बंदे का ये 6th पेरिस मास्टर टाइटल होगा।
ओवरऑल 37th मास्टर टाइटल होगा, क्योंकि मास्टर टाइटल कई तरह के होते हैं, जैसे ये पेरिस में हो तो इसको पेरिस मास्टर कहा गया, ऐसे ही अलग अलग तरह के होते हैं हमारे पास। तो वैसे ही इस बंदे का ये 37th मास्टर टाइटल है, लेकिन छठी बार इसने जो है वो पेरिस मास्टर जो है वो जीता है। और ये बंदा वन एंड ओनली है हमारे पास, नोवाक जोकोविक। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अभी हम सर्बिया की बात कर रहे थे, तो ये बंदा बिलोंग करता है सर्बिया से। और इसने हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डेनियल मेदवेदेव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएस ओपन इन्होंने जीता है, यूएस ओपन इन्होंने जीता है 2021 का। और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविक को ही हराया था। और नोवाक जोकोविक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। और ऐसा 7वीं बार हो चुका है दोस्तों लगातार, आप कह सकते हो 7 वर्षों से सिर्फ एक ही बंदा नंबर 1 पोजीशन पे कायम है, और वो कौन है? नोवाक जोकोविक। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और डेनियल मेदवेदेव मैं बता चुका हूं कि आपको यूएस ओपन जीते, तो वहां पे इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था। नोवाक जोकोविक ने बदला लिया है डेनियल मेदवेदेव से और पेरिस मास्टर सिंगल्स को जीता है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये टूर्नामेंट जो है वो एटीपी की तरफ से होते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। आप कह सकते हो जितनी भी पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोब में गवर्निंग बॉडी है जो मेंस के प्रोफेशनल टेनिस को रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी है? एटीपी। ओनली मेंस के प्रोफेशनल टेनिस को रिस्पॉन्सिबल है। और ये स्थित कहाँ पे है? लंदन के अंदर। तो आंसर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप नोवाक जोकोविक का चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं। 6th पेरिस टाइटल और रिकॉर्ड 37th मास्टर्स क्राउन। हु बिकेम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। आपने याद रखना है कि एक इनका मिशन था जिसके थ्रू ये वहां पे पहुंची हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। कौन सा? तायानगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो बना रहा है, और 2022 में इसको कंप्लीट करना है। तो उसी के चलते हुए जो एक मिशन जो है, कंस्ट्रक्शन मिशन जो है, वो कहाँ पे भेजा गया था? स्पेस में भेजा गया था। और वहाँ पे पहली चाइनीज वुमेन बनी जो स्पेस में क्या करती हैं? वॉक करती हैं, मतलब वो अपने स्पेस शटल से बाहर निकलती हैं। और उनका नाम क्या है? वांग यापिंग। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? डी होगा। सिर्फ नाम याद रखें, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। और तायानगोंग जो स्पेस स्टेशन है उसका मतलब है हेवनली प्लेस या हेवनली बॉडी। और ये अचीवमेंट जो है वो चाइना की मेजर स्पेस पावर बनने के लिए है, क्योंकि तायानगोंग स्पेस स्टेशन 2022 में आ जाएगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता है कि 2024 में रिटायर हो जाएगा। तो 2024 के बाद सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन होगा पूरे वर्ल्ड का, और वो कौन सा होगा? तायानगोंग स्पेस स्टेशन। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी। दिस मार्क्स द फर्स्ट एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी ऑफ शेंझोउ 13। तो याद रखना है, ये मिशन जो है वो कंस्ट्रक्शन मिशन है तायानगोंग स्पेस स्टेशन का, जिसका नाम क्या है? शेंझोउ 13। तायानगोंग स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन मिशन है। तो वहाँ पे कुछ इन्होंने अपने क्रू मेंबर्स भेजे थे, वहाँ पे कुछ लोग भेजे थे, अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, ताकि देखा जाए कि किस तरह से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि स्पेस हिस्ट्री के अंदर कि वोमेन एस्ट्रोनॉट को एज ए वहाँ पे पार्टिसिपेशन मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंझोउ 13 मिशन का नाम था। मिशन क्या काम करने के लिए गया था वहाँ पे? तायानगोंग स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए, जो अचीवमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए। और ये फिर जो वुमेन है, पहली बार हुआ है कि वुमेन एस्ट्रोनॉट वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और वो स्पेस में निकलती हैं, तो उनका नाम बन जाता है फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। और नाम क्या है उनका? वांग येपिंग। तो नाम याद रखेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स? तो इसमें आपके लिए कीवर्ड क्या है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स पहली बार जो है वो रिलीज किया गया है, फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया है। और इसमें एक कंपनी इन्वॉल्व है जिसका नाम है हार्म रिडक्शन। याद रखोगे, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम पूरा नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ लें इसको। और ये पहली बार हुआ है कि अलग अलग कंट्री के नॉर्म्स को देख के, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्रग पॉलिसीज को देख के ये बताया जाता है कि उस कंट्री की ड्रग पॉलिसीज के बेसिस पे रैंकिंग कितनी है। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज को रैंक किया गया है? 30 कंट्रीज को रैंक किया गया, सिर्फ 30 कंट्रीज को रैंक किया गया है। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है दोस्तों? नॉर्वे इसमें टॉप में है। और इंडिया का स्थान कौन सा है? 18th रैंक है इंडिया का। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप कंट्रीज, 5 कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 कंट्रीज जो है वो टॉप पे हैं। और सबसे बॉटम में कौन सी है? ब्राजील। लेकिन बॉटम वाली मत याद रखो, सिर्फ टॉप कंट्री नॉर्वे जो है वो याद रखो। और इंडिया का 18th स्थान है इसके अंदर, ये आपको पूछा जा सकता है। और कौन सी कंपनी के द्वारा? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, ये 30 कंट्रीज का एक इंडेक्स है जिसमें देखा जाता है कि ड्रग पॉलिसीज उस कंट्री की कैसी हैं,
किस तरह से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है या कुछ ही कंपनीज को फ़ायदा मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है, मतलब आप कह सकते हो कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो है पॉलिसी तैयार की जाती है और इसमें 75 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है या नहीं। जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें हेल्थ है, डेवलपमेंट है, क्या इन तीनों चीज़ों को लेके पॉलिसीज़ को बनाया जा रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज़ जो ड्रग से रिलेटेड है उससे रिलेटेड ये बनाया जाता है। तो याद रखना है, टॉप कंट्री नॉर्वे है, इंडिया का स्थान 18th है। यही दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली एक रैंक इंडिया का और आप याद रखोगे जो कि ज़्यादातर न्यूज़ में आपको नहीं मिलेगा, वो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये भी आपने याद रखना है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। इसमें टोटल आप कह सकते हो 139 कंट्रीज को रैंक किया गया था और इंडिया का रैंक कितना है, 79। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाता है कंट्रीज की लाइक कि कितना जो है वो अपने रूल्स को मजबूत करते हैं, कितने लोग उसको मान रहे हैं, कितने उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। तो याद रखना है 79th रैंक था इंडिया का। अगला आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या कहता है, हु वन वोमेन्स टेबल टेनिस डबल्स टाइटल एट WTT और वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे, क्योंकि आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ी सी ज़्यादा है न्यूज़। तो ये टूर्नामेंट जो है वो हुआ कहाँ पे, तो इस आज की न्यूज़ को 2-3 बार देखना आपने। ये टूर्नामेंट दोस्तों हुआ है लास्को में। कहाँ पे, लास्को। कहाँ पे है, सुल्वीनिया। तो याद रखना है कहाँ पे है, सुल्वीनिया। और ये टूर्नामेंट लास्को में हुआ। और वोमेन टेबल टेनिस डबल टाइटल जो है वो किसने जीता है, ये जीता है मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा। और इनका पूरा नाम क्या है, अर्चना गिरीश कामत। गिरीश कामत। अब यहाँ पे देख सकते हैं मनिका बत्रा को भी और यहाँ पे अर्चना गिरीश कामत को भी देख सकते हैं, जो वुमेन डबल्स टाइटल जीतती हैं लास्को के अंदर वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सीरीज के अंदर। देखो ये दो तरह के टूर्नामेंट होते हैं, एक स्टार कंटेंडर होता है, एक सिर्फ कंटेंडर टूर्नामेंट होता है। तो इन्होंने कंटेंडर टूर्नामेंट के अंदर डबल्स जो है वो जीता है। और आप कह सकते हो कि इसके बाद जो है वो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी होने वाली है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, WTTC हम उसको कहेंगे, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे होने वाली है, नवंबर में होने वाली है। लास्ट नवंबर में आप कह सकते हो। कहाँ पे, हाउस्टन में। कहाँ पे, हाउस्टन में। और हाउस्टन कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA के अंदर। तो याद रखोगे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट किसने जीता है, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने जीता है डबल्स के अंदर। और ये आप कह सकते हो कि आगे जो उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो नवंबर में होगा। कहाँ पे, हाउस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 23 से लेके, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 23 से लेके 29 ऑफ नवंबर के बीच में होगा, शायद यही डेट्स हैं। तो इसके बीच में ये होगा। और आपने एक बात और याद रखनी है, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो इसको मतलब आयोजित करती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसान के अंदर है। कहाँ पे, लुसान, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे हुई है, लास्को में। और ये 6th टूर्नामेंट था वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सीरीज का, याद रख सकते हो। और सिंगल्स टूर्नामेंट में के अंदर भी मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता, ये भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्रा ने सिंगल्स के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, हु वन ब्रॉन्ज मेडल एट 21st AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर जो है वो किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये पर्सन का नाम है आकाश कुमार। तो बिल्कुल याद रख सकते हो, आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, जैसे कि अभी हमने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप की, वो लास्को में हुई। और ये कहाँ पे हुई, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो बॉक्सिंग के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, ये हुई बेलग्रेड के अंदर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी कंट्री की, सर्बिया की। तो सर्बिया की तीसरी बार हम जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्बिया के अंदर जो सबसे पहले 71st ग्रैंड मास्टर जो है वो बने, संकल्प। और दूसरा जो है वो आप कह सकते हो कि नोवाक जोकोविक, वो भी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया सर्बिया से। ये तीसरी बार हम सर्बिया की जो बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुई। आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। आकाश कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से बिलोंग करते हैं, मतलब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 54 kg कैटेगरी के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप देख सकते हो आकाश कुमार
ऐसे 7वें इंडियन हैं मेल बॉक्सर जो कि इस मेडल को जीते हैं। क्योंकि अगर आप लिस्ट देखोगे, सबसे पहले ये मेडल विजेंद्र सिंह ने जीता, फिर विकास कृष्णन ने, फिर शिवा थापा, गौरव बिदुरी, मनीष कौशिक और अमित फांगल। अमित फांगल सिर्फ एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, बाकी सब ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसलिए याद रखना आपने। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 54 केजी कैटेगरी में जीता और ये कहाँ पे हुआ है, बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुआ है। और एक बात याद रखने की, 7वें इंडियन मेल बॉक्सर हैं जिन्होंने कोई भी मेडल जो है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत से बॉक्सर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट 650 बॉक्सर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वो 88 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें इंडिया का एक बंदा ब्रॉन्ज मेडल ले आए या सिल्वर मेडल ले जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 टू डेवलप पोटैटो सीड सेंटर। तो एक सिंपल है कि ये स्टेट ऐसी पहली स्टेट है जो पोटैटो सीड सेंटर बना रही है और ये पोटैटो सीड सेंटर का काम ये होगा कि पोटैटो एक्सपोर्ट हब बनेगा। ये क्या बनेगा, पोटैटो एक्सपोर्ट हब बन जाएगा, मतलब यहाँ से पोटैटो की सेल जो है वो बढ़ाई जाएगी, अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा और ये है पंजाब। और आपको पता है पंजाब में 2022 में इलेक्शन भी है, तो इसलिए याद रखना है। और ये बना रहे हैं कौन से एरिया को, जलंधर, जलंधर कपूरथला वाले एरिया को, जलंधर कपूरथला बेल्ट को। तो जलंधर कपूरथला बेल्ट को ये एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, किस फसल का, पोटैटो का। और आपने याद रखना है कि ये स्टेट का टारगेट है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि हम वहीं वीट राइस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और वहीं करते जा रहे हैं ट्रेडिशनल से, जिसके कारण सॉइल खराब होती जा रही है। तो हमें और तरह की डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें और तरह की क्रॉप चाहिए, इसलिए ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का लक्ष्य है और अलग अलग तरह की फसल होनी चाहिए। इसलिए पोटैटो की प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में स्टेट ने एक लक्ष्य तय किया कि हम 4 लाख मेट्रिक टन जो है वो पोटैटो बढ़ाएंगे 1 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर। तो इसी लक्ष्य के साथ पंजाब ने इसको एज ए पोटैटो सीड सेंटर बनाने का लक्ष्य लिया। तो याद रखना है टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल जो है वो पंजाब ने बनाए हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके नए चीफ मिनिस्टर का जो नाम है वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं और इनके जो नए गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी पहले कहाँ के गवर्नर थे, बनवारी लाल पुरोहित जी तमिलनाडु के थे, लेकिन आजकल तमिलनाडु के कौन हैं, RN रवि हैं। RN रवि पहले कहाँ के थे, नागालैंड के थे। नागालैंड के आजकल कौन है, जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी जो कि कहाँ के गवर्नर हैं, असम के। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो याद रखोगे। और पंजाब के पुराने गवर्नर कौन थे, VP सिंह बदनौर, तो उनको भी कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पोटैटो सीड सेंटर बनाने के बारे में नॉमेनक्लेचर है कि किस तरह से पंजाब जो है वो पोटैटो का एक्सपोर्ट हब बनेगा। और पंजाब एक हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल भी लेके आया है जिसको अमेंड किया गया है 2021 के अंदर। और पहले इसको पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर जो है ये रूल्स लागू होते थे पूरे हॉर्टिकल्चर के ऊपर, मतलब वेजिटेबल्स, फ्लावर्स आप कह सकते हो, फ्रूट्स हैं, हनी है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ये लिया गया, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की गई है कि और भी शामिल किया गया। और पंजाब के जो स्टूडेंट है वो याद कर लें कि रिसेंटली जुलाई 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस टाइम पीरियड पे ओल्ड एज पेंशन को बढ़ा के 750 से 1500 रुपये कर दिया गया था, 750 से 1500। लेकिन ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट याद रखेंगे और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, हु वन मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 टूर्नामेंट। देखो ये 2021 का साल इस प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सी रेसेस वो जीता है, इवन वो लुइस हैमिल्टन से ज़्यादा जीत चुके हैं क्योंकि 2020-19 आप लुइस हैमिल्टन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब जो है 2021 में मैक्सिमम रेसेस जो है वो इस बंदे ने जीत ली हैं और वो कौन है, मैक्स वर्स्टैपन। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनरली नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और रेड बुल रेसिंग ड्राइवर हैं। और दूसरे स्थान पे हमारे पास लुइस हैमिल्टन रहे, तीसरे स्थान पे सर्जियो परेज रहे। लुइस हैमिल्टन आपको पता है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, सर्जियो परेज मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, लेकिन खुद मैक्सिको में ये रेस नहीं जीत पाए। तो मैक्स वर्स्टैपन जो है वो इस रेस को जीतते हैं। और मैक्स वर्स्टैपन पूरे 2021 की जो फार्मूला 1 चैंपियनशिप हुई है, जितनी भी रेसेस हुई हैं, तो पूरे ईयर को हम फार्मूला 1 चैंपियनशिप के नाम से जानेंगे और उसमें 19 पॉइंट्स आगे हैं कौन से प्लेयर से, लुइस हैमिल्टन से। ये बात याद रखनी है। लेकिन लुइस हैमिल्टन बहुत बड़ा नाम है क्योंकि 100 रेसेस जीत चुके हैं दोस्तों। फार्मूला 1 ड्राइवर ऐसे पहले हैं जो 100 विक्ट्रीज जो है वो अपने नाम कर चुके हैं और जो 100th विक्ट्री थी वो रशियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर इन्होंने की थी। रशियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर इनके नाम 100th विक्ट्री आई थी। लेकिन मैक्स वर्स्टैपन बहुत इंपॉर्टेंट रेसेस जीत चुके हैं। एमिलिया रोमाग्ना रेस जीत चुके हैं, इटली के अंदर आप कह सकते हो, मोनाको जीत चुके हैं, फ्रेंच जीत चुके हैं, स्टीरियन जीत चुके हैं, ऑस्ट्रियन जीत चुके हैं,
मैक्सिको जीत चुके हैं, तो बहुत सी रेसेस जीत चुके हैं। तो याद रखनी है मैक्स वर्स्टैपन ने कौन कौन सी जीती हैं रेसेस। और ये फार्मूला 1 टूर्नामेंट जो है वो फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, इसको आप FIA कहते हैं। और इसके प्रेसिडेंट जीन टॉड हैं, जीन टॉड। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका पेरिस है, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से, जो कि मैक्सिको फार्मूला 1 चैंपियनशिप टाइटल जीत जाते हैं। एक बुक लिखी गई है फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऑथर्ड बाय होम। तो एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, अगर मैं आपको कवर पेज दिखाऊंगा, एक बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है। लेकिन ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है दोस्तों असीम चावला ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत फेमस टैक्स लॉयर हैं, एक वकील हैं, मतलब आप कह सकते हो बहुत फेमस, और साथ ही साथ इंटरनेशनल टैक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। और ये बुक जो है वो बताती है कि इंडियन टैक्स सिस्टम जो है वो कैसा चल रहा है, लाइक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं, और किस तरह से बाहर की कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, और क्या टैक्स बेस रहता है, और किस तरह से कोविड-19 के बाद जो है या कोविड-19 के दौरान टैक्स सिस्टम जो है वो चेंज हुआ है, तो उसके बारे में भी बताया हुआ है इसके अंदर। तो असीम चावला, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज। और ये है दोस्तों फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन इन द ट्विस्ट बिटवीन द ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है आपने, तो असीम चावला, तो ये बुक उन्होंने लिखी, आप चेहरा असीम चावला का देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो बाकी आप नाम देख रहे हो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डॉक्टर शंकराचार्य देख रहे हो, हमने 2-3 दिन पहले इस बुक को कवर किया है। एक इन्होंने बुक लिखी थी एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, एंड अब्रॉड, ए पर्सनल जर्नी। तो याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट कौशिक बसु, कौशिक बसु ने एक बुक लिखी पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स जर्नल, पॉलिसी मेकर्स जर्नल। तो ये बुक इन्होंने लिखी है। जेरी राव, ये इंपॉर्टेंट है, जेरी राव ने एक बुक लिखी है इकोनॉमिस्ट गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा गांधी। किस तरह से वो सोचते थे, एज सच इकोनॉमिक्स जो हमारी होगी देश के अंदर, किस तरह से जो है वो हम आमदन को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में क्या सोचते थे। तो दैट्स व्हाई द नेम इज इकोनॉमिस्ट गांधी। जेरी राव ने इस बुक को लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द टॉप परफॉर्मर इन द लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। मतलब जो सामान को इधर उधर लेके जाने में, उसको संभालने में स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बने हुए हैं, सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो है हमारे पास स्टेट यहाँ पे गुजरात। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो गुजरात जो है वो पिछले साल भी जो है वो टॉप पे था, और इसमें टोटल बहुत सी स्टेट्स रैंक की जाती हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, लेकिन आपने गुजरात को याद रखना है कि वो 21 स्टेट्स की कैटेगरी में जो सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे इसमें हरियाणा है, तीसरे नंबर पे पंजाब है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। मतलब जिसमें लॉजिस्टिक के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं, सामान को रखने इधर उधर लेके जाने में कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके पास नहीं है। तो आप देख सकते हो गुजरात रिटेन्स टॉप स्लॉट इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, एक स्टेट्स की कैटेगरी है, एक नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी है, एक यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी है। तो स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे टॉप किसने किया, गुजरात ने टॉप किया है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में सबसे पहले टॉप किसने किया, जम्मू कश्मीर के अंदर। और यूटीज के अंदर टॉप किसने किया है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली ने जो है वो इसके अंदर टॉप किया है। हालांकि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को इसमें रैंक नहीं किया गया, इवन लद्दाख को भी इसके अंदर रैंक जो है वो नहीं किया गया। तो आप कह सकते हो कि 5 यूटीज को तो इसमें रैंक ही नहीं किया गया। तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे। तो दिल्ली पहले पे है, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे है इस कैटेगरी के अंदर। और ये रिपोर्ट जो है वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, मतलब आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की सहायता से किया गया है, कि कोई भी स्टेट को ये जानने में हेल्प मिलेगी कि वो अपनी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब सामान का जो लेखा जोखा है उसको इधर उधर रखने, जैसे ये इस तरह का एक गोडाउन बनाना जिसमें आप सामान को आराम से लेके जा सकते हो, कहीं पे पहुंचाना है वो पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा प्रबंध है, सामान को लेके जाने के लिए अच्छे गोडाउन्स बने हुए हैं। तो ये सारी अच्छी व्यवस्था है या नहीं, और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जानने में हेल्प मिलती है इस इंडेक्स के थ्रू। तो याद रखोगे टॉप स्टेट गुजरात है। अगर आपको पूछे यूटीज में टॉप स्टेट जो है वो दिल्ली है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप में जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रिपोर्ट अर्नस्ट एंड यंग की तरफ से तैयार की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीसरा एडिशन था, 2018 में पहला एडिशन आया था, 2019 में दूसरा आया था, तीसरा आना था 2020 में, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं आ पाया।
और अब तीसरा एडिशन जो है वो आया है और इसमें बताया जाता है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामान को रखना है और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो उसमें यूज़ होती हैं वो अच्छा है या नहीं है, तो वो स्टेट वाइज बताया जाता है। और मैं बता चुका हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की हेल्प से तैयार किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है? पीयूष गोयल जी। और पीयूष गोयल कहाँ के मिनिस्टर हैं? पीयूष गोयल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन आते हैं, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज डिजिटली। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके इनमें से वो अपनी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे बेचेगी। मतलब कल को अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे जो है वो आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं और वो कंपनी का नाम क्या है? फोन पे। तो याद रखेंगे अब जो है वो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस जो है वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की अलग अलग तरह की जो कस्टमर्स की नीड है वो फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो बेचेगी। तो मतलब फोन पे के अगर आप कस्टमर हो तो वहां पे और भी कई कंपनीज के मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है तो आप कंपेयर कर सकते हो उनके साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फोन पे के बारे में याद रखना है कि फोन पे की स्थापना 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? समीर निगम है। कौन है? समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगला है हु वन सिल्वर मेडल। फिर से देखो एक स्पोर्ट से क्वेश्चन आ गया। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। तो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि पहली बार हुई है, पहली बार हुई है, उसके अंदर जो है मतलब कह सकते हो पहली बार जनरली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। अदरवाइज इसका जो पहला एडिशन था वो 2017 में आया था, 2017 में, जिसमें इंडिया ने 3 मेडल जीते थे, 3 मेडल जीते थे। और वो 2017 में था। लेकिन अभी जो है वो इसका एडिशन जो है वो एक नए लेवल पे स्टार्ट किया गया और भी कंट्रीज आ गई हैं, तो कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पहला एडिशन अंडर 23 का, लेकिन याद रखना है पहला एडिशन वैसे 2017 में आया था। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल किसने जीता है? वैसे इंडिया ने टोटल जो है वो इसके अंदर 5 मेडल्स जीते हैं। ये हाईएस्ट एवर है कि इंडिया ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जो है वो अब जीते हैं, 5 मेडल। लेकिन इसमें जो लाइक पहले नंबर पे लाइक सिल्वर मेडल जीता है वो किसने जीता है? शिवानी पवार ने जीता है। तो आप देख सकते हो आंसर जो है वो यहाँ से क्या होगा? ए होगा। तो इंडियन रेसलर ने 5 मेडल टोटल जीते हैं। अंडर 23 कहाँ पे हुई है? देखो फिर से नाम किसका आ गया? सर्बिया का, बेलग्रेड के अंदर आ गया। तो फिर से याद रखोगे बेलग्रेड सर्बिया। हम चौथी बार जो है वो बेलग्रेड की आज बात कर रहे हैं। रिवीजन कर लो थोड़ी सी। रिवीजन कैसे करोगे कि एक तो 71st ग्रैंड स्लैम जो जीता है बंदे ने, संकल्प ने, वो सर्बिया के अंदर जीता क्योंकि सर्बिया के अंदर हुआ था वो टूर्नामेंट। और दूसरा आप याद रखोगे नवाक जोकोविक का, वो भी कहाँ पे? सर्बिया के अंदर, तो इसलिए याद रखना है। और अब हम बात करें अंडर 23 की, वो भी कहाँ पे? सर्बिया के अंदर। और चौथा हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वो भी कहाँ पे हुई? सर्बिया के अंदर। तो ये 4 बार हम इसको जिक्र कर चुके हैं, तो याद रखोगे। और अंजू, दिव्या ककरन, राधिका, निशा दहिया, तो इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नाम एक बार पढ़ लें, याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन शिवानी पवार का नाम जो है वो आपने याद रखना है। और आप कह सकते हो इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं। और इस अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर जो टूर्नामेंट्स हुए हैं सारे के सारे, उसमें टॉप मेडल टैली जो है वो रशिया के पास है, रशिया के पास है। दूसरे नंबर पे ईरान है, लेकिन सिर्फ रशिया, एक बार पढ़ लें। और इसको कौन करवाता है? इसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग करवाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको वेवे के अंदर मिल जाएगा। वेवे कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है सिर्फ स्लाइड से। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वाइन ब्रेवो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर भी, इवन वेस्ट इंडीज के अंदर तो है ही, इंडिया के अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। गाते भी हैं ज़्यादातर, मतलब उसी के कारण ज़्यादा फेमस हुए ये और गेल। ये ऐसे 2 वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। T20 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे, लाइक IPL वगैरह वो खेलते रहेंगे। और चेन्नई सुपर लीग्स के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंबई इंडियन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं IPL में। तो शायद वो IPL को जो है वो प्ले करते रहे, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्ले करते रहेंगे क्योंकि ये खुद जो हैं वो त्रिनिदाद क्रिकेट से भी खेलते हैं, मतलब उनकी जो लोकल क्रिकेट लीग है वहाँ पे भी खेलते हैं। तो याद रखना है ड्वाइन ब्रावो रिटायर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड ने लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप कर ली है? देखो होगा क्या कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से जो है वो आपको फाइनेंशियल लेवल पे जो है वो आप कह सकते हो कि लिटरेट होना है, और किस तरह से
आप जो है वो अपने एरिया के अंदर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो उन्हीं साधनों का यूज़ करके जो आपके पास हैं। मतलब लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, उनको छोटी छोटी चीज़ें बतानी, करंट अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में, या कोई आजकल डिजिटली आप कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें उनको डेली बेसिस पे लाभ हो सकता है। और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक जुड़ा है, कौन सा, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी रूरल लेवल पे लोगों को प्रोवाइड करने का जिम्मा जो है वो उठाया है। तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इतना ही याद रखना है इसके अंदर, लेकिन साथ में याद रखोगे इसमें ये किया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से, क्योंकि लोकल लेवल पे अगर मैं बात करूंगा तो रूरल एरिया में पंचायत्स हैं, तो उनकी हेल्प से जो है वो लोगों को क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। और ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें, 2017 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका केरला के अंदर है और इसके एमडी और सीईओ केपी थॉमस हैं, केपी थॉमस। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 2021 7 नवंबर को मनाया गया। तो ये सिर्फ जो न्यू बॉर्न बेबी हैं और उसको किस तरह से बचा के रख सकते हैं, उनकी केयर किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। और साथ ही साथ ये बच्चों की जो सेफ्टी है उसके बारे में भी जो है वो हाईलाइट करता है। और इसका थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग, याद रखोगे, प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन्फेंट्स, डेवलपिंग इन्फेंट्स। नेक्स्ट, मोरिनारी वतानबे री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। तो पहले भी यही थे, अब दोबारा से इलेक्ट हो चुके हैं। और अब कितने साल के लिए इलेक्ट हुए, 3 साल के लिए, क्योंकि इससे पहले ये 2016 में इलेक्ट हुए थे 4 साल के लिए, मतलब इनका टाइम पीरियड 2020 में खत्म होना था, लेकिन कोविड के कारण जो नहीं अगला इलेक्ट हो पाया, तो अभी 2024 तक ये रहेंगे। 2024 इसलिए क्योंकि पेरिस में ओलंपिक्स होने वाली हैं 2024 में, तो वो भी आप याद रख सकते हो। तो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसान के अंदर है, लुसान स्विट्जरलैंड। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन जो है वो गाम्बिया और सेनेगल गए हैं, ये पहला दौरा है उनका दोनों कंट्रीज का। तो बहुत ज़्यादा कुछ साइन नहीं हुआ इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इतना याद रखें कि कौन कौन सी कंट्री में वो विजिट करके आए हैं। सीवी रमन बर्थ एनिवर्सरी 7 नवंबर 2021 को जो है वो मनाई गई। तो 7 नवंबर 1988 को उनका जन्म हुआ था, तो उनकी ये आप कह सकते हो कि 133rd बर्थ एनिवर्सरी जो अब हमने सेलिब्रेट की है। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं सीवी रमन, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तिरुचिरापल्ली से। और इसी के साथ आप याद रखोगे ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन सी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो किस तरह से स्कैटर करती है, फैलती है, और किस तरह से रमन इफेक्ट जो है वो बनता है, जो इनके नाम से पड़ा, तो इसलिए आपने याद रखना है। और इनको ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर 1930 में मिला था। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे 2021 8 नवंबर को बनाया गया, नाम से ही पता लग रहा है, इसको वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं। और ये हाईलाइट करता है कि अर्बनाइजेशन तो हो रही है, जिसके कारण जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो हमने इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट नहीं करना, तो हमने फिर भी सिटीज़ और टेरिटरीज को डेवलप करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया गया। तो आप कह सकते हो कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके लिए इसको मनाया जाता है। और ये दिन जो है वो एक बहुत ही फेमस फ्रेंच फिजिसिस्ट और केमिस्ट के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो कोइंसाइड करता है, और वो है मैरी क्यूरी। तो याद रखोगे, मैरी क्यूरी के साथ कोइंसाइड कर गया यहाँ पे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के साथ, और 7 नवंबर को उनका बर्थडे होता है। तो आपने याद रखना है, पॉलिश फ्रेंच फिजिसिस्ट और केमिस्ट है मैरी क्यूरी, जिनको 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, फिजिक्स के अंदर भी मिला हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर भी मिला हुआ है, फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री के अंदर 1911 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं 7 और 8 नवंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, गलत है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, तो ये बताना था। तो पहला है लेक तना इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, क्योंकि आपको मैंने बताया था नाइल 2 तरह से आती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, फिर मिल जाती हैं, फिर एक नाइल हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से आती है। तो ब्लू नाइल का सोर्स अलग है, व्हाइट नाइल का सोर्स अलग है। और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ पे मिलती हैं, ये कहते हैं खार्तूम में मिलती है, तो दोनों को देख लेते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर आप 2 देख रहे हो यहाँ पे। तो ब्लू नाइल का सोर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ पे, कौन सी कंट्री में, इथोपिया के अंदर। और व्हाइट नाइल का सोर्स आप ये देख रहे हो जो 3 कंट्रीज में लाई कर रहा है, कौन कौन सी, युगांडा है आपके पास कीनिया है, आपके पास तंजानिया है, तो इन 3 कंट्रीज में लाई करता है। और ये है लेक विक्टोरिया, कौन सी है, लेक विक्टोरिया। तो एक तो लेक विक्टोरिया होगी, ये है हमारे पास लेक तना, कौन सी है, लेक तना। तो ये है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल का सोर्स हो गया लेक तना, व्हाइट नाइल का सोर्स हो गया लेक विक्टोरिया।
तो अब हम पहला पढ़ लेते हैं, लेक तना इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेक तना जो है ब्लू नाइल का सोर्स है। दूसरा है हमारे पास व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती कहाँ पे, आप देख सकते हो कहाँ पे मिल रही है, खार्तूम में मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो खार्तूम में मिल रही है। कौन सी कंट्री में, सूडान के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि खार्तूम में मिल रही है, तो आंसर दोनों का यही होगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपने और याद रखनी है, एक तो असवान डैम याद रखना है, इजिप्ट के अंदर है, कौन सी रिवर के ऊपर है, नाइल के ऊपर है, ये याद रखोगे। एक याद रखना है ग्रेट रेनेसेंस डैम, ये दोस्तों व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल में आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर, तो ब्लू नाइल के ऊपर है, ये याद रखना है। ग्रेट या ग्रैंड रेनेसेंस डैम ये कहाँ पे है, ब्लू नाइल के ऊपर है। इस तरह से आप इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका आंसर तो क्वेश्चन का क्लियर हो चुका है आपके पास। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि इसी तरह से दो स्टेटमेंट्स है, एक है जैम्बेजी रिवर जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बाउंड्री है, और करीबा डैम जो है वो जिम्बाब्वे के अंदर लोकेटेड है। तो दोनों में बताना है कौन सही है कौन गलत है। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें और लाइक कर दें, लेकिन वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। या फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुखी नहीं होगे, हमेशा खुश रहोगे। खुश रहोगे तो इसका मतलब एग्जाम आपका जल्दी क्लियर होगा, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने। 2 से 3 मिनट आपके लूँगा, अदरवाइज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टुडे आई एम हेयर टू लॉन्च आवर न्यू इनिशिएटिव, दैट इज इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स। Through our recent general awareness section analysis, we have identified that news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. And in order to cover news related to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey, that is interactive infographics. You can see like this PDF, only one PDF will cover entire Olympics, and this is a single interactive PDF. You can see here, this is a single interactive PDF, but it contains total 15 pages. You can see this is written here, 15 pages lead to exclusive content. What you have to do, if you click on a particular image, then it will show you all the detail about it. Like if you want to see about medals, then you have to click on medals. You can see page 2 is written here, then you can know all the things about the medals. Even you can also recall all the famous medal winners in the past. And you can click on this Tokyo Olympics. You can see this is the page number 1. Page number 1 is written on the right top, and all the information, very important information related to the 2022 Tokyo Olympics, you can get from this PDF, even this particular page 1. If you want to know about different players, then you have to click on the players, like you have to click on the Bajrang Punia, then all the information related to Bajrang Punia you can get from this page number 3. Then if you want to know about Neeraj Chopra, then you have to click on the Neeraj Chopra, then you can see here page number 4 is there, and you will get all the information about Neeraj Chopra. So all the things related to particular image you will get by clicking on that image. So you can get all the information from single PDF. That's why we named it as interactive infographics. You want to see Tokyo records, then you have to click on this Tokyo records. You can see this is the page number 14, and this PDF contains total 14 to 15 pages. 15 is basically the last page, so total information is given in the 14 to 15 pages. And this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. So we have launched 2 versions of this interactive infographics PDF. One is version 1 and second is version 2. Version 1 is basically, you can see this is written here like desktop version. So desktop version means you can view on this on your laptop, on your PC, and version 2 is basically for both mobile and desktop. But desktop version can be read only in mobile with the support of WPS application or OneDrive application, and can be interacted by clicking each image. But I am suggesting you, all the students, that please use desktop version on your laptop or your PC, and you can also use the application if you want to use on your mobile application. But I am suggesting please open mobile version in the mobile application and desktop version in the desktop, or you can say on your PC or your laptop. So our team has worked immensely hard to bring this to you. So please do share your valuable suggestions and feedback
through comments, as well as it will boost us to create further such innovative initiatives. And please like this video, share this video, and subscribe this channel. And thank you all of you for watching this, and take care. Please comment us, and your valuable suggestions are basically very important for us, so that we can create further these type of initiatives. Thank you guys, take care, and bye bye.